हेलो फ्रेंड्स, डी कोड आईएएस पे आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे को हम लोग आज फिर जीएस 2 से रिलेटेड दो आंसर्स और उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे। और ये क्वेश्चंस जो होंगे, ये क्वेश्चंस करंट अफेयर से लिया गया है। ये सिर्फ फ्राइडे और वेडनेसडे को चलेगी ये सीरीज़, जिसको हम लोगों ने आंसर राइटिंग सीरीज़ के नाम से स्टार्ट किया है। चलिए डायरेक्टली क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। डिस्कस द इंटरप्ले ऑफ द राइट टू बी फॉरगॉटन एंड द राइट ऑफ द पब्लिक टू एक्सेस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अमिड्स ऑफ द वैल्यूज ऑफ फेयर क्रिटिसिज्म एंड अकाउंटेबिलिटी। इस क्वेश्चन का मतलब यह है कि यहाँ पे दो अधिकार, एक तरफ राइट टू बी फॉरगॉटन है और दूसरी तरफ राइट ऑफ द पब्लिक टू एक्सेस कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ये दो हैं। ये दोनों आपस में भिड़ रहे हैं। कैसे भिड़ रहे हैं, इसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। इसकी शुरुआत जो है वो यहाँ से हो रही है जब दिल्ली हाई कोर्ट का एक जजमेंट आता है। क्या जजमेंट आता है दिल्ली हाई कोर्ट का? द दिल्ली हाई कोर्ट रिसेंटली ऑर्डर्ड द रिमूवल ऑफ वन ऑफ इट्स ओन जजमेंट। दिल्ली हाई कोर्ट ऑर्डर करती है रिमूव करने का अपना ही एक जजमेंट फ्रॉम द इजी एक्सेस। द पिटिशनर वॉज अक्विटेड इन सर्टन क्राइम। एक सर्टन क्राइम के लिए उनको अक्विट किया गया था। अक्विट मतलब उनको खारिज कर दिया गया, उनको छोड़ दिया गया था, बाइज्जत रिहा कर दिया गया था एक क्राइम के सिलसिले में बाय द कोर्ट, एंड द जजमेंट इज फ्रीली अवेलेबल ऑन इंटरनेट। बिकॉज द जजमेंट वॉज फ्रीली अवेलेबल, इस इंसान को जिसको छोड़ा गया था उसे लगा कि कल परसों आने वाले किसी भी समय में कोई भी आदमी इंटरनेट के सहारे उसके उस पुराने केस को देख सकता है जिसमें उसको एक्चुअली में रिहा कर दिया गया था, लेकिन फिर भी उसका नाम उसकी आइडेंटिटी उस पर्टिकुलर केस में रिवील हो रही है। और इस चीज़ से वो काफ़ी नाखुश था। तो अनहैप्पी विद दिस मतलब with the availability of his case on the internet, the petitioner sought to remove the judgment from the leading database platforms, ठीक है, and search engines. The court, as a temporary relief, asked the search engines to remove this order from the search results and ordered the database platforms to block the judgment from being accessed by the search engines. अब देखिए, पनिशमेंट का फंडा क्या होता है कि पनिशमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स होते हैं। पनिशमेंट का एक प्रिंसिपल होता है डेट्रीमेंटल। थियरीज होती है उसकी। एक तो डेट्रीमेंट का होता है, लोगों को जो अपराधी है उसके दिमाग में डर बैठ जाए कि इतना कठोर पनिशमेंट हो। एक होता है एग्जेम्पलरी मतलब इतना खतरनाक पनिशमेंट दिया जाए कि वो सामने वालों के लिए, आने वाले क्रिमिनल्स, जो भी पोटेंशियल क्रिमिनल्स हैं, उनके लिए एक मिसाल बन जाए कि करने से पहले 10 बार सोचे। तीसरा होता है रिफॉर्मेटिव। अब हम लोग रिफॉर्म करना चाहते हैं, हम लोग क्रिमिनल्स को रिफॉर्म करना चाहते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि क्राइम से घृणा करो, क्रिमिनल से नहीं, क्योंकि क्रिमिनल किस तरीके से वो क्राइम कर रहा है, किस कॉन्टेक्स्ट में कर रहा है, किस सिचुएशन में कर रहा है, इसको देखना, परखना, समझना जरूरी है। तो इसलिए रिफॉर्मेटिव डॉक्ट्रिन पे ही हम लोग बिलीव करते हैं व्हेनेवर वी डील इन पनिशमेंट्स। यहां पे क्या हो रहा है कि एक आदमी को एक्विट कर दिया गया, एक आदमी को छोड़ दिया गया है फॉर सम रीजन, फॉर सम क्राइम। उसके अगेंस्ट में कुछ क्राइम का एक केस बना था जिसके अंदर से उसको कोर्ट ने मुक्त कर दिया है। बावजूद उसका नाम और उसकी आइडेंटिटी रिवील हो रही है कोर्ट के उस जजमेंट में, जिस जजमेंट की एक्चुअली में कोई वजूद नहीं है। इनफैक्ट वो एक काइंड ऑफ डिफेमेशन ही कर सकता है कोई भी आदमी उसके खिलाफ, उस आदमी के खिलाफ जो भी उस जजमेंट को एक्सेस कर सकता है, वो उस चीज को गलत तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। तो यहाँ रिफॉर्म तो हो ही नहीं रहा है। तो वो आदमी चाहता है कि मेरा नाम और उस कोर्ट केस में जिसमें मेरा नाम लिखा हुआ, वो कोर्ट केस, वो जो सर्च इंजन में वो ना दिखे, उस चीज को रिमूव कर दिया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी यही कहा है कि ठीक है भाई, अब क्योंकि उस केस की कोई वजूद नहीं रही, क्योंकि तुमको भी हमने बाइज्जत बरी कर दिया गया है, तो अब उस केस को सर्च इंजन में रहना, डेटाबेस में रहना, वो उस पर्टिकुलर इंसान के प्रेस्टीज के लिए नुकसानदायक हो सकता है। एनीबडी कैन यूज इट फॉर हिज डेट्रीमेंट। तो इसलिए कोर्ट ने उसको ऑर्डर कर दिया कि इसको रिमूव कर दिया जाए। तो यहां तक तो सब कुछ सही है। दिक्कत की बात यह आ रही है कि ये अधिकार, किस अधिकार के बेसिस पे वो आदमी कह रहा है कि मेरा रिकॉर्ड जो है डिलीट करो। उस अधिकार का नाम है राइट टू बी फॉरगॉटन। ठीक है। अब राइट टू बी फॉरगॉटन इज जनरली द राइट टू हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्सन रिमूव्ड फ्रॉम द पब्लिक एक्सेस। जो लोग प्रोपोनेंट्स हैं, जो लोग इसके फेवर में हैं, दे आर्ग्यू दैट द इंडिविजुअल शुड बी एबल टू डिटरमिन द डेवलपमेंट ऑफ देयर लाइफ इन एन ऑटोनोमस वे। वो अपने जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो खुद सक्षम होने चाहिए, और अगर उस चीज के लिए वो कुछ करते हैं तो इसमें वो पूर्ण तरीके से उनको वो फ्रीडम मिलनी चाहिए। पर्सन्स कैन नॉट बी परपेचुअली स्टिग्मेटाइज्ड फॉर हिज पास्ट कंडक्ट, वरना तो फिर रिफॉर्म होएगा ही नहीं ना। फिर अगर हम उसको आजीवन ये कहते रहेंगे, यार तुमने 15-20 साल पहले जो क्राइम किया था ना, याद है तुमको, तो इस तरीके से उसको हम बार बार अगर याद दिलाते रहेंगे तो फिर रिफॉर्म कहां से होगा। तो इसलिए उसके पुराने जो उसके धब्बे लगे हुए हैं उसको परपेचुअल मत बनाइए। उसकी सजा वो भोग चुका है, अब बात खत्म करते हैं उसको, अब उस चीज को डिलीट करने की जरूरत है। ऐसा ही कुछ राइट टू फॉरगॉटन में दिया गया है। सिमिलरली इन 2017 सुप्रीम कोर्ट ने रिकॉग्नाइज भी किया है दैट द राइट टू बी फॉरगॉटन एज बीइंग अंडर द एम्बिट ऑफ द राइट टू प्राइवेसी। It is observed that if someone desires to remove his personal data from the virtual space, it ought to be respected. Ought to be. ऐसा होना चाहिए। लेकिन unfortunately, that despite having the Supreme Court's judgment, the right remained undeveloped या underdeveloped in India. इसमें समय लगेगा। समय क्यों लग रहा है? कौन सा ऐसा चीज है जो इस पर्टिकुलर राइट टू फॉरगॉटन से रोक रहा है? राइट टू फॉरगॉटन इस अधिकार को इंप्लीमेंट करने से फुल फ्लेज तरीके से कौन सी ऐसी चीज है जिसको रोक रही है? चलिए उसको अगले स्लाइड में देखते हैं।
जो चीज रोक रही है दोस्तों वो है ये इंटरप्ले। किसका? एक तरफ है राइट टू बी फॉरगॉटन। समझने की बात यह है कि ये एक इंडिविजुअल स्तर पे होता है, नॉर्मली एक इंडिविजुअल स्तर पे हो रहा है, एक पर्सनल इंटरेस्ट कहीं पर नहीं, कहीं ना कहीं यहाँ पे हैम्पर होता है। अगर ये अधिकार ना दिया जाए तो जीवन भर उसको स्टिग्मेटाइज करा जाएगा। दूसरी तरफ राइट जो है पब्लिक का टू एक्सेस रिकॉर्ड्स, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके जरिए क्या होता है, आने वाले समय में जो जजमेंट्स आएंगी, किस तरीके की जजमेंट्स आएंगी, किस तरीके का फेयरनेस होगा, इसके वजह से भी इनके पास वो अधिकार होना चाहिए कि वो अपने पुराने रिकॉर्ड्स देख सके। ठीक है, अब ये जो इन दोनों के बीच का ये पोर्शन है, दैट इज द इंटरप्ले, दैट इज द एरिया जहां पे दोनों कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, समझते हैं इस चीज को। यहां पे इंडिविजुअल मे रिक्वेस्ट एंड इट मे बी टेकन डाउन बाय द रिस्पेक्टिव होस्ट्स बेस्ड ऑन देयर ओन पॉलिसीज। मतलब सरकार का कोई सरकार का या कोई नेशनल लेवल का कोई लॉ नहीं है। जिस पर्टिकुलर होस्ट को आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर उस होस्ट के पॉलिसीज के तहत आपकी बात मान ली जाती तो आपका रिकॉर्ड डिलीट कर दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। देयर इज अ जनरल कंसेंसस, क्या? दैट द पीपल शुड बी अलाउड टू मॉडिफाई और डिलीट इंफॉर्मेशन अपलोडेड बाय देमसेल्व्स। फॉर एग्जांपल, आपने मान लीजिए फेसबुक अकाउंट बनाया, ट्विटर अकाउंट बनाया, तो आपके पास आपने कुछ इंफॉर्मेशन भी दी उसके अंदर, तो आपके पास ये अधिकार होना चाहिए कि आप उस इंफॉर्मेशन को मॉडिफाई कर सके, आप उस इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सके, अपना फेसबुक अकाउंट डिलीट कर सके, ये अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि ये आप खुद से कर रहे हैं। तो इस बात पे तो जनरल कंसेंसस है, और ये एक्चुअली में बहुत लोग करते भी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम तब आती है जब उसी अधिकार को एक्सटेंड किया जाता है जब आपकी इंफॉर्मेशन कोई थर्ड पार्टी अपलोड करता है। से फॉर एग्जांपल, आपने एक क्रिमिनल एक्ट में आप इन्वॉल्व हो गए हैं, और वो क्रिमिनल एक्ट में पुलिस ने आपका नाम अपने क्राइम रिकॉर्ड्स में डाल दिया है। ठीक है, तो यहां पे हम क्या पुलिस को फोर्स कर सकते हैं कि मेरे रिकॉर्ड्स को हटा दीजिए, क्योंकि अब मैं सुधर चुका हूं और आगे चल के मैं सुधरना चाहता हूं, अगर ये रिकॉर्ड में रह जाएगा मेरा नाम, तो आजीवन कोई ना कोई उसको इस्तेमाल करके मुझे स्टिग्मेटाइज कर सकता है। क्या हम पुलिस को या क्या हम एग्जीक्यूटिव को फोर्स कर सकते हैं कि मेरे रिकॉर्ड्स को डिलीट करें? ये इज द क्वेश्चन। ठीक है, दूसरी तरफ मान लीजिए अगर इसको डिलीट कर दिया जाए तो कई बार ऐसा हो सकता है कि मेरे को दूसरी बार क्राइम करने का मौका मिल जाए, क्योंकि मैंने अपने पीछे कोई ट्रेल्स नहीं छोड़ रखा है। तो कल को अगर मैं कोई क्राइम करता तो नोबडी वुड बी एबल टू ट्रेस मी, मुझे उनको फिर से दोबारा से जीरो से इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। सो देयर इज अ पब्लिक कॉज एज वेल कि इसको डिलीट ना किया जाए। समझ में आ रहा है आपको? दूसरी तरफ इट ऑल्सो डज नॉट कंफर्म्स कि अगर ये राइट टू फॉरगॉटन जो है, जो राइट है, इसको अगर एक्सटेंड कर दिया जाए तो द रिमूवल ऑफ द जजमेंट्स। क्यों? क्योंकि देखिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनकी जजमेंट्स जो हैं, इनकी मिसालें दी जाती हैं। ठीक है, इसीलिए कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट। जब भी कोई नया केस आता है तो पुराने जजमेंट्स को उठा करके प्रेसिडेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो वो भी नुकसानदायक हो जाएगा यदि हमने पूरी की पूरी रिकॉर्ड ही डिलीट कर दी, पूरी की पूरी जजमेंट ही डिलीट कर दी। ठीक है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। यहां पे इसको एक और डॉक्ट्रिन के नाम से जाना जाता है, जिसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखना है? देखिए कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है। कंक्लूजन में आपको लिखना है राइट टू बी फॉरगॉटन शुडंट बी एन एब्सोल्यूट राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट स्टेटमेंट है, एंड मस्ट कम विद सम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। जैसे मान लीजिए कोई हिस्ट्री शीटर है, वो चाहता है कि रिफॉर्म करना, तो उसका तो नाम नहीं डिलीट कर सकते ना, उसका तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल कोर्स में करते तो क्या वो फिर केस टू केस बेसिस पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के तहत ये अधिकार कभी कभी एक्सेप्ट किया जाएगा, कभी कभी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। पर्सनल डिटेल्स ऑफ द पिटिशनर मस्ट बी रिमूव्ड फ्रॉम द जजमेंट, हाउएवर द जजमेंट मे बी ऑफ सम इंपॉर्टेंट सम पब्लिक वैल्यू। मतलब क्या हुआ, मान लीजिए ये एक जजमेंट है, इस जजमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल एक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसकी जरूरत हमेशा से पड़ेगी आने वाले समय में। तो यहां पे जो आदमी का नाम लिखा हुआ है, जो पिटिशनर का, आप नाम हटा दीजिए, आप उस नाम की जगह पे XYZ कर दीजिए, लेकिन ये जजमेंट को रहने दीजिए, इसको रिमूव मत कीजिए। इससे क्या होगा कि हमारा ये रेस जुडिकाटा या डॉक्ट्रिन ऑफ प्रेसिडेंट भी जिंदा रहेगा, लेकिन इस इंसान का जो पर्पस था कि मेरा रेपुटेशन बर्बाद ना है, मुझे स्टिग्मेटाइज ना किया जाए, वो भी आप मेंटेन करो बाय रिमूविंग हिज नेम, नॉट द जजमेंट पर से। और वैसे भी अगर हमको राइट टू बी फॉरगॉटन में एकदम फुल फ्लेजेड लॉ चाहिए, तो यहां पे कहा जा रहा है दैट इंडिया नीड्स अ लॉ फॉर दैट ऑन द लाइंस ऑफ द यूरोपियन यूनियन, एंड वी नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क टू इंप्लीमेंट दिस लॉ। तो इसके लिए हमें अभी काम करना पड़ेगा, इसमें समय लगेगा। सो ये आपका पूरा आंसर बन गया। आई होप आपको ये समझ में आया क्वेश्चन और आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये भी बहुत पेचीदा है। इसमें क्या लिखा जा रहा है क्वेश्चन में पूछा यह जा रहा है कि लैंग्वेज हैज बीन वन ऑफ द मेन इंडिकेटर्स ऑफ अ पॉलिटिकल आइडेंटिटी इन इंडिया। In this context, examine the need for amending the Official Act Languages Act 1968 to make it more inclusive. कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब यह है कि लैंग्वेज हमारे देश में एक बहुत ही अहम इंडिकेटर बना हुआ है। इसको लेकर कई सारी लड़ाइयाँ, कई सारे डिबेट्स, डिस्कशन हमारे देश में हुआ है। एजेंडा यह है कि लैंग्वेज के बेसिस पे हम लोग पॉलिटिकल आइडेंटिटी को जो है वो जज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी पर्टिकुलर एरिया में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज बोली जाती है, तो आप मान सकते हैं कि उस एरिया की जो डोमिनेंट पॉपुलेशन है या जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वो उसी लैंग्वेज पे बात करती है, तो वो एक अपने आप में पॉलिटिकल आइडेंटिटी बन जाती है।
इसी के कॉन्टेक्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आज के तारीख में इतने सारे लैंग्वेजेस के होने की वजह से हमारा जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस एक्ट है उसको अमेंड करने की जरूरत है? क्या उसमें और भी तरह तरह की अलग अलग लैंग्वेजेस को इंक्लूड करने की जरूरत है टू मेक इट मोर इंक्लूसिव? दिस इज द क्वेश्चन। कॉन्टेक्स्ट क्या है? देखिए, कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो तुलु लैंग्वेज है इसको 8th शेड्यूल में घुसाने की बात चल रही है, यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेजेस के अंदर एक तुलु लैंग्वेज भी इंक्लूड करने की बात चल रही है। ठीक है, तुलु स्पीकिंग पीपल मेजॉरिटी जो है या तो ये कर्नाटका में पाए जाते हैं या तो केरला में पाए जाते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या कहा है? दे हैव बीन रिक्वेस्टिंग द गवर्नमेंट टू गिव इट द ऑफिशियल लैंग्वेज स्टेटस। ठीक है, एंड टू इंक्लूड द सेम इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 8th शेड्यूल में ऑलरेडी 22 लैंग्वेजेस हैं, ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, तो उसके अंदर ये 23rd लैंग्वेज बनने वाला है तुलु। दैट्स द इशू हियर। ठीक है, अब देखिए, इससे बॉडी में आपको 3 आर्टिकल्स के बारे में लिखना है। नंबर 1 आर्टिकल 343, देन आर्टिकल 344 और आखिरी में है 351। ये तीनों आर्टिकल 343 से लेकर 351 ये आर्टिकल्स जो हैं दे डील्स विद द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। ठीक है, और ये पार्ट 17 के अंदर में है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब 343 क्या कहता है? 343 कहता है द स्टेट्स दैट 343 आर्टिकल 343 स्टेट्स दैट ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी। याद रखिएगा, हमारा जो भारत का जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो हिंदी है, लेकिन भारत की नेशनल लैंग्वेज नहीं है हिंदी। क्यों? क्योंकि भारत का कोई नेशनल लैंग्वेज है ही नहीं। भारत के पास सिर्फ उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है। देयर इज नो नेशनल लैंग्वेज इन हिंदी एज हिंदी, क्योंकि हम लोग कई बार बोलते हैं कि भारत हमारी राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा कुछ है ही नहीं। जो चीज है वो है ऑफिशियल भाषा, और ऑफिशियल भाषा इज हिंदी। ठीक है, 344 क्या कहता है? द कॉन्स्टिट्यूशन provides that the executive will have to constitute a commission by the president on the expiry of 5 years from the commencement of the constitution। मतलब जब से कॉन्स्टिट्यूशन शुरू हुआ है, अडॉप्ट हुआ है, काम एप्लीकेबल हो चुका है 1950 ऑनवर्ड्स, तब से कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि प्रेसिडेंट को एक कमिटी गठन करनी पड़ेगी हर 5 साल में। इसका मतलब यह है कि हर 5 साल के अंतर्गत जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा, उसके 5 साल के अंदर ही प्रेसिडेंट को एक कमिटी की गठन करनी पड़ेगी जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस के ऊपर अपना स्टडी करेगा और फिर भारत सरकार को उसके रिकमेंडेशंस देगा, बेस्ड ऑन विच भारत सरकार जो है वो पॉलिसीज बनाएगी। 351 क्या कहता है? इट प्रोवाइड द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज और एक्सप्रेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कॉम्पोजिट कल्चर्स इन इंडिया। देखिए, होता यह है कि हम सबको पता है कि भारत इज अ मल्टी लिंग्विस्टिक कंट्री, लेकिन हिंदी जो है वो नॉर्दर्न बेल्ट में बोली जाती है, लेकिन जो सदर्न बेल्ट है ये वाला नीचे, यहां पे हिंदी नहीं बोली जाती है। यहां पे आप हिंदी से काम चला सकते हैं आराम से, लेकिन यहां नहीं चला सकते हैं। तो इसीलिए जब ये हिंदी को प्रमोशन की बात बहुत ज्यादा हो रही थी तो सबसे ज्यादा हंगामा जो है वो साउथ इंडिया में हुई। ठीक है, इसीलिए अल्टीमेटली हम लोगों ने कहा कि ऑफिशियल लैंग्वेज विल बी हिंदी एंड इंग्लिश, और फिर हम लोग जो है ये भी लिखा गया है कि हम लोग कोशिश करते रहेंगे, इन आर्टिकल 351 हम लोग कोशिश करते रहेंगे कि हम हिंदी को प्रमोट करें, ताकि हम लोग आने वाले समय में कोई एक ऐसा लैंग्वेज, कोई एक ऐसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज या एक्सप्रेशन हम लोग को मिल जाए यूनिफॉर्म, जो कि पूरे कंट्री को एक साथ में बांध सके। ठीक है, वो एक कोशिश होगी, लेकिन अभी के लिए हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या कहा जा रहा है? द यूसेज और द प्रोमिनेंस ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज ऑफन रिफ्लेक्ट्स द डोमिनेंस ऑफ वन कम्युनिटी इन द इंडियन सोसाइटी। ये तो हम लोगों ने अभी कुछ देर पहले बात की। एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, ब्राह्मण एक कम्युनिटी थी, उसका दबदबा था, और कैसे पता चलता था? बाय द वाइब्रेंट यूज ऑफ संस्कृत। सिमिलरली तुलु जो है वो एक द्रविडियन लैंग्वेज है जो कि कर्नाटका और केरला में बोला जाता है। अब एट प्रेजेंट तुलु इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू इंक्लूड तुलु इन द 8th शेड्यूल। इफ एंड व्हेन इंक्लूडेड, तुलु वुड बी गेटिंग द रिकॉग्निशन फ्रॉम द साहित्य अकेडमी। ठीक है, चलिए ये तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी आपके लिए, लेकिन लैंग्वेज से रिलेटेड पॉलिटिक्स को आप यहां पे समझने की कोशिश करिएगा। यहां पे डिमांड क्या है और फिर कंक्लूजन क्या है, ये हमें लिखना है। ठीक है, देखते हैं डिमांड। इसका डिमांड जो प्लेस किया गया है वो ये है कि एज इंडिया इज नोन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो कि एनश्राइंड है प्रियम्बल में भी टू द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज नेसेसरी दैट ऑल द रीजनल लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड इन द 8th शेड्यूल बी एनकरेज्ड, developed and used as official languages of the union, which will promote the national integrity। जितने सारे रीजनल लैंग्वेजेस को आपने 8th शेड्यूल में दाखिला दे रखा है उन सबको प्रमोट करिए, सिर्फ हिंदी को प्रमोट मत करिए, उन सबको प्रमोट करिए, जिससे नेशनल इंटीग्रिटी में जो है वो और ज्यादा मजबूत होगी। बिकॉज हमारी यूनिटी हमारी डाइवर्सिटी में ही छुपी हुई है। एक भारत एक लैंग्वेज, इसके में कोई डाइवर्सिटी नहीं होती, इसके अंदर कोई डाइवर्सिटी नहीं है। समझ में आ रहा है? कंक्लूजन में क्या लिखना है? कंक्लूजन में लिखना है कि इट इज हाई टाइम दैट वी रीलुक इंडियाज लैंग्वेज पॉलिसी अंडर पार्ट 17 which became obsolete, पुराना हो चुका है, 50 साल पुराना हो गया है। The need today is to respect, is to protect and is to nurture the diversity of our country, क्योंकि यूनिटी जो है उसी से इंश्योर आप कर सकते हो। The problem needs to be addressed in the societal level, हमारे एक्सेप्टेबिलिटी की बात है, in which communities voluntarily should engage themselves। यहां पे ये लाइन इंपॉर्टेंट है, in the conservation of the language diversity, in the conservation of the language diversity। हमें एक भारत एक लैंग्वेज इस पे नहीं फोकस करना है, दैट विल डिस्ट्रॉय
द डाइवर्सिटी एंड इवेंचुअली इट विल डिस्ट्रॉय द नेशनल इंटीग्रिटी। हमें कंजर्व करना है, प्रोटेक्ट करना है, रिस्पेक्ट करना है ऑफ द डाइवर्सिटीज को, ऑफ द लैंग्वेज डाइवर्सिटीज को। दैट इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चरल वेल्थ। आई होप आपको ये समझ में आ गया है इशू क्या है और उसको क्वेश्चन आंसर में किस तरह से लिखते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब करें। थैंक यू।